जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आऊंगा आपके लिए एक नई वीडियो जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। जो 12th क्लास की हिस्ट्री है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम सारे चैप्टरों के बारे में जानेंगे, किस चैप्टर के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे और कितनी बुक है और कौन सी बुक में क्या है। ओके, तो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट वीडियो को। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो, इसमें आप पढ़ोगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में। जैसे 11th में आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी थी, इसमें पढ़ोगे आप किसके बारे में? इंडियन हिस्ट्री के बारे में। 3 बुक है आपकी। पहली बुक में 4 चैप्टर, दूसरी में 5 और तीसरी में 6। टोटल मिलाकर देखा जाए आपके तो 15 चैप्टर हमारे को देखने मिलते हैं। पहली जो बुक है आपकी वो है एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन काल का इतिहास। पहले तो पता होना चाहिए भारतीय इतिहास को कौन से 3 भागों में बांटा गया? प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन काल का जो इतिहास है उसके अंतर्गत जो है पहली बुक है। दूसरी बुक में हम मध्यकालीन इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे और तीसरी में हम समझेंगे आधुनिक इतिहास को। तीनों बुक है प्राचीन, मध्य, आधुनिक, 3 पार्ट में डिवाइड है। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, तो पहली में जो 4 चैप्टर है वो कौन से हैं और किस तरीके से ये भारत से संबंधित है? पहले तो ये भी पता होना चाहिए आपको कि ये जो 3 भागों में डिवाइडेशन है हिस्ट्री का, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इसका रीजन क्या है कि किस आधार पर है? तो इसका आधार है धर्म। सबसे पहले हिंदू धर्म था तो वो प्राचीन काल का इतिहास माना जाता है हिंदू धर्म के अंतर्गत। फिर बाद में मुस्लिम आए यहाँ पर, इस्लामिक, तो इस्लाम का प्रोटो बढ़ा तो वो है मध्यकालीन इतिहास, जिसमें आप पढ़ोगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, मुगलों के बारे में, बाबर, हुमायूं, ये सारी चीजें आ जाती। उसके बाद में अंग्रेजों ने जब यहाँ पे आके कब्जा किया, अंग्रेज आए थे किस लिए? व्यापार के लिए, लेकिन यहीं पे आकर अपना शासन स्थापित कर लिया। जब से फिर वो माना जाता है आधुनिक इतिहास। ओके, तो इसमें पहली बुक क्या इंट्रोडक्शन हम समझते हैं। सबसे पहले जो पहला चैप्टर है इसमें ईंटें, मनके तथा अस्थियां। पहले चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या? हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। जो आपको पता होना चाहिए भारत की सबसे पहली एक सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता, जिसे इंडस सिविलाइजेशन भी हम कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं कि किस तरीके से मानव ने जीना शुरू करा, शुरुआत कैसे हुई और हड़प्पा सभ्यता में कौन से साधन थे, मनोरंजन के, व्यापार के कौन से साधन थे, यातायात के कौन से साधन थे। सारी चीजों को हमारे को पहले चैप्टर के अंतर्गत जानने को मिलेगा। शासक के बारे में कैसे जानकारी मिलती है हमारे को, कौन सी असमानताएं देखने को मिलती है, कौन से निर्वाह के तरीके थे, किस तरीके अपना जीवन यापन करते थे, वो सारी चीजें पहले चैप्टर के अंतर्गत समझेंगे हम। दूसरे चैप्टर में राजा, किसान और नगर। तो राजाओं के बारे में जानेंगे कि गुप्त शासक कौन थे, मौर्य शासक कौन थे, सातवाहन शासक कौन थे, हर्षवर्धन कौन था, अशोक कौन था। ये जितने भी जो शासक रहे हैं, शासकों से संबंधित जो राजा। और किसानों की स्थिति उस समय क्या देखने को मिलती है हमारे को, किसान किस तरीके देखने को मिलता है, कितने प्रकार की खेती क्या करते थे, वो सारी चीज। और नगर कौन से थे, ये दूसरे चैप्टर के अंतर्गत हम जानेंगे। तीसरा चैप्टर जो है वो है बंधुत्व तो जातीय वर्ग। इस तीसरे चैप्टर में महाभारत की कहानी है पूरी। महाभारत से रिलेटेड के महाभारत में बंधुता की मिसाल किस तरीके देखने में मिलती है हमारे को। जो कौरव पांडव थे कौन से वंश से संबंधित थे? कुरु वंश से। ओके, कौरव पांडव जो कुरु वंश से संबंधित थे, किस तरीके से उनके द्वारा युद्ध लड़ा गया और युद्ध का कारण क्या था महाभारत का, वो सारी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। और श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था, जो गद्दी थी, गद्दी का इशारा खेल था धृतराष्ट्र के द्वारा। पांडु और धृतराष्ट्र में से कौन गद्दी पे बैठा, उसके बाद में कौरव और पांडवों के बीच में क्यों लड़ाई हुई, वो सारी चीजें महाभारत के माध्यम से आपको समझ में मिलेगा। बंधुत्वता का सिद्धांत, जाति क्या होती है, वर्ग क्या है। ओके, उसमें हम ये वर्ण व्यवस्था भी जानेंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये किस तरीके से बटे हुए हैं। ब्रह्मा के सिर से जन्मे तो ब्राह्मण बन गए, और जो उनके कंधों से जन्मे तो वो क्षत्रिय बन गए, और वैश्य जो उनकी जंघाओं से जन्मे और तलवों से जन्मे वो शूद्र कहलाए। उनके हटकर भी कुछ लोग थे जिन्हें मलेच्छ कहा जाता था, चांडाल कहा जाता था, जो शमशान घाट में रहा करते थे, अपने होने का प्रतीक देना होता, अछूत कहते थे उन्हें, अनटचेबल्स। वो सारी चीजें इसके अंतर्गत जानेंगे। उसके बाद में चौथा जो चैप्टर है आपका, इसमें विचारक, विश्वास और इमारतें। तो अनेक विचारकों के बारे में जानेंगे, जिसमें मेनली हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जानेंगे। महावीर जैन कौन थे, महात्मा बुद्ध कौन थे, उनके विचार क्या थे, वो किस तरीके से एक नए धर्म की स्थापना करी उन्होंने, और क्यों बौद्ध धर्म तेजी से फैला भारत में भी और दूसरे देशों में भी, और लोग उनमें विश्वास क्यों कर रहे थे। उनसे आधारित वो जो इमारतें बनाई गई जैसे स्तूप वगैरह, वो क्या थी और किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर होता था, वो सारी चीजें हम जानेंगे चौथे चैप्टर में पूरी। तो ये जो 4 चैप्टर हैं ये हिंदू धर्म से संबंधित चीजें जानने को मिलेंगी आपको, और एक तरह से इसमें हमारे को इसका ही प्रभुत्व देखने को
मिलेगा इन 4 चैप्टरों में। तो ये पूरी की पूरी जो बुक है वो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। सेकंड बुक की बात करते हैं अब, मिडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड जो हमारी मध्यकालीन इतिहास है। इसमें सबसे पहला चैप्टर है आपका यात्रियों के नजरिए। इसमें 3 यात्रियों का मेनली वर्णन किया गया है, अल्बिरूनी, फ्रांसवा बर्नियर और इब्न बतूता। उनके नजरिए से, उनके दृष्टिकोण से भारत की स्थिति कैसी थी, भारत में जो उन्होंने देखा उसका व्याख्यान किया है सारा का सारा, और अलग अलग विचार दिए हैं। जैसे फ्रांसवा बर्नियर ने यूरोप से तुलना करी भारत की, इब्न बतूता ने भारत को एक अच्छा देश माना, एक ऐसी जगह माना जहाँ पे ये बहुत सी चीजें उसे अच्छी लगी। नारियल पान का वर्णन करा, उसने बाजारों का वर्णन करा है, यहाँ के राजाओं का वर्णन करा है, शासकों का, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसने वर्णन करी। और अल्बिरूनी ने जाति व्यवस्था का वर्णन करा है। तो 3 यात्रियों के नजरिए से हम भारत को समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से भारत को समझा और उसका व्याख्यान किया। जो 6 चैप्टर है आपका छठा, वो है भक्ति सूफी परंपराएं। इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे जब अंधविश्वास वगैरह पनप रहे थे, बहुत ज्यादा हिंदू धर्म में कुछ बुराइयां आ रही थी और साथ ही साथ में कुछ ऐसी चीजें, तो उनको जगाने के लिए एक अलग से भक्ति सूफी परंपरा का विकास हुआ, जिसमें हम जानते हैं भक्ति में संत होते हैं। जो संत थे वो भी 2 प्रकार के थे, एक राम भक्त और एक कृष्ण भक्त। राम भक्त में कौन कौन आते हैं आपके, तुलसीदास हो गए, और सूरदास किसमें आते हैं, कृष्ण भक्त में, मीराबाई कृष्ण भक्त में। तो ये सारे जो किस तरीके बटे हुए थे, कबीरदास का क्या दृष्टिकोण था अपना, गुरु नानक ने एक सिख धर्म की स्थापना किस प्रकार की, और इसके अलावा हम देखें मीराबाई किस तरीके से कृष्ण की प्रेयसी मानती थी अपने आप को, प्रेमिका। तो वो सारी चीजें हम इसके अंतर्गत जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने भक्ति सूफियों ने, जो हमारे संत थे और सूफी थे, इन्होंने किस तरीके से एक समाज को मार्गदर्शन दिखाया और समाज को एक आईना दिखाया कि किस तरीके से समाज में बुराइयां मौजूद हैं और उनको हम किस तरह दूर कर सकते हैं। ओके, इसमें हम सूफियों के बारे में जानेंगे। जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती, जो आप जानते होंगे, अजमेर में उनकी दरगाह है सबसे जो प्रमुख मानी जाती है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के बारे में आपने सुना होगा अगर आप दिल्ली के निवासी हो तो ये सारी जो चीजें हैं इसके छठे चैप्टर के अंतर्गत आप जानेंगे। 7वां चैप्टर, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। अब उत्तर भारत से हम थोड़ा दक्षिण भारत की ओर चलेंगे। दक्षिण भारत मतलब कर्नाटका। जो 50 के नोट पे आपने फोटो देखी होगी ना हम्पी की, उसी के बारे में हम बात करेंगे। 50 के नोट पे जो फोटो छपी रहती है हम्पी को विजयनगर कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी, विजयनगर का इतना चरमोत्कर्ष किस लिए था और किस तरीके से एक साम्राज्य का पतन हुआ था, वो सारी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। कृष्णदेव राय कौन था, संगम, सुलूक, तुलूक, ये वंश कौन से थे, इनके द्वारा किस तरीके की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी, वो सारी जानने की कोशिश करेंगे भक्ति उसके एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के समक्ष। उसके बाद बात करें 8वां जो चैप्टर है आपका, वह किसान, जमींदार और राज्य है। इसमें हम क्या जानेंगे कि किसान कितने प्रकार के होते थे, जैसे खुद कास्ट और पाई कास्ट। जो अपने ही खेतों में खेती करते हैं खुद कास्ट कहते हैं, पाई कास्ट जो दूसरों को एक बटाई पे जमीन ले लेते हैं उसके बाद जो खेती करते हैं पाई कास्ट किसान कहते थे। किसानों की स्थिति कैसी थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, महिलाओं का शोषण किया जाता था और उसके साथ साथ महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर कार्य भी करती थी पुरुषों के साथ में, या फिर उन्हें सिर्फ इस तरीके से देखा जाता था कि हाँ एक प्रजनन क्षमता है, उन्हें बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता था। ये सारी चीजें 8वें चैप्टर के अंतर्गत आएंगी। ग्रामीण समुदाय में किस तरीके से उन्हें ये चीज देखी जाती थी कि 3 घटक थे, पंचायत क्या होती है, किसान कौन थे, और साथ में जो तीसरी चीज मुखिया का क्या कार्य होता था। इन सब चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे 8वें चैप्टर के अंतर्गत। ओके, किसान, जमींदार और राज्य। जमींदारों की क्या स्थिति थी, जमींदार किस तरीके टैक्स वसूलते थे, जमीन कितने प्रकार की होती थी, जैसे चाचर, बंजर, पोलज, परती, अलग अलग प्रकार की जमीन थी और उन पर कितना कितना टैक्स कलेक्शन किया जाता था, लगान वसूला जाता था। वो सारी चीजें हम जानेंगे इसमें। उसके बाद में हम 9वें चैप्टर में जानेंगे राजा और विभिन्न वृत्तांत है। तो मुगल साम्राज्य के जो शासक थे, आपको पता होना चाहिए मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने करी, बाबर ने 1526 में। उसके बाद बाबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, दारा शिकोह, इन सब शासकों के बारे में जानेंगे। इन्होंने कौन कौन सी इमारतों का निर्माण करवाया और इनके द्वारा जो वृत्तांत लिखवाए गए अपने, जैसे कि आईने अकबरी अकबर से संबंधित है, बाबरनामा बाबर से संबंधित है, हुमायूंनामा हुमायूं से संबंधित है। इनमें क्या लिखा गया और इनके माध्यम से हम किस तरीके मुगल साम्राज्य को समझ सकते हैं, वो सारी चीजें आप इस चैप्टर के अंतर्गत समझोगे। अबुल फजल कौन था, अकबर के 9 रत्न कौन से थे और जो ग्रामीण स्थिति थी किस प्रकार थी, राजपूतों से क्यों संबंध बनाए मुगलों ने। आपको पता होगा जैसे मानसिंह ने अपनी बेटी को ब्याया था, भारमल कछवा ने अपनी बेटी को ब्याया था कौर के साथ, तो मुगलों के राजपूतों के साथ किस तरीके से एक वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे और क्या कारण थे उसके, वो सारी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। अकबर किस तरीके का शासक था, वो एक दयाशील शासक था, एक धर्म के प्रति क्या भावना रखता था, वो सारी चीजें हम जानेंगे 9वें चैप्टर के अंतर्गत। उसके बाद 10वां चैप्टर आपका 10वां चैप्टर है दूसरी बुक, वो तीसरी बुक में। तो दूसरी बुक में आपने जाना मिडिवल हिस्ट्री, मुगलों से संबंधित। अब बात आती है अंग्रेजों की। तीसरी बुक में हम जानेंगे
जो आधुनिक इतिहास है उसमें अंग्रेज किस तरीके से है, उपनिवेशवाद और देहात। तो अंग्रेजों ने आकर किस तरीके से यहाँ पर आकर कब्जा किया, बंगाल, मद्रास और आपको पता होगा मुंबई, ये जो उस समय बंबई कहते थे, बंबई, मद्रास, कलकत्ता, इन 3 जगहों पर अंग्रेज किस तरीके ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके कब्जा किया, बंगाल पे कैसे कब्जा किया, उसके बाद दूसरे क्षेत्रों तक कैसे फैली वो कंपनी, उन सब के बारे में जानेंगे। फ्रांसिस बुकानन ने किस तरीके से सर्वेक्षण किया था जगह जगह आके, पहाड़िया लोग कौन थे, संथाल लोग कौन थे, दक्कन विद्रोह क्यों हुआ था, वो सारी चीजें जानेंगे। तो इसमें आपको एक लाइन से पूरा बता रखा है, तीनों बुक आपको एक अलग ही दृष्टिकोण प्रदान कर देंगी, भारतीय इतिहास की एक आपको डीप नॉलेज देंगी ये बुक है तीनों। आपको पता लगेगा कि भारतीय इतिहास है क्या हकीकत में। उसके बाद 11वां चैप्टर विद्रोही राज। जब अंग्रेज आ गए, अब अंग्रेजों का विरोध करने के लिए आपने बहुत सुना होगा बचपन में, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जो कविताएं आप अपने दादा दादियों से या फिर नाना नानियों से, मम्मी से, पापा से सुनते आ रहे हो, वो जो कहानी है पूरी की पूरी आप इसमें 11वें चैप्टर में पढ़ोगे कि रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, बीर कुंवर सिंह कौन थे, ओके, और बाजिद अली शाह कौन थे, ये बहादुर शाह जफर, इन्होंने किस तरीके से लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के विरुद्ध। 1857 का विद्रोह जिसे हम पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, बीडी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है इसको। क्यों दी है, क्या कारण थे, मंगल पांडे को क्यों फांसी पर चढ़ाया गया था, कारतूसों पे सुअर और गाय की चर्बी क्यों लगाई जा रही थी, क्यों धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही थी, क्या अफवाहें फैली थी, अफवाहों में कितनी सच्चाई थी, वो सारी चीजें आपको विद्रोह और राज में समझने को मिलेगा। फिर 12वां चैप्टर आपका औपनिवेशिक शहर। तो जो भी औपनिवेशिक शहर थे उनके बारे में जानने मिलेगा, जो मैंने बताया ना, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इन तीनों के बारे में। लेकिन ये चैप्टर आपका है नहीं है, और एक 9 चैप्टर आपका सिलेबस में शायद नहीं आएगा इस बार। एक है 9वां और एक है 12वां चैप्टर। ये दोनों चैप्टर आएंगे नहीं आपके, लेकिन इसमें हम बंबई, कलकत्ता, मद्रास आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो कि किस तरीके से अंग्रेजों ने यहाँ पे अपने आप को स्थापित किया था। ब्लैक टाउन किया था, व्हाइट टाउन, जो अंग्रेज रहते थे उसे व्हाइट टाउन कहते थे, और जो भारतीय रहते थे उसे ब्लैक टाउन कहते थे, कि काले लोगों का शहर, गोरे लोगों का शहर। उसके बाद में महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, 13वां चैप्टर। महात्मा गांधी ने एक राष्ट्रीय आंदोलन को एक नेतृत्व किस प्रकार प्रदान किया, गांधी जी को एक अकेली फौज क्यों कहते थे, गांधी जी ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया या धार्मिक सांप्रदायिकता को बढ़ाया, गांधी को लेकर अभी तक लोगों का क्या दृष्टिकोण है, लोग मानते हैं गांधी भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे, नहीं रुकवा सकते, इन सब चीजों को लेकर हमें एक समझ मिलेगी। और गांधी के प्रति जो आप में अभी एक आलोचनात्मक व्यू है, शायद वो भी चेंज हो जाए, क्योंकि एक चीज याद रखना, स्वतंत्रता आंदोलन किसी एक व्यक्ति के द्वारा लड़ा नहीं गया था, बल्कि सभी की भागीदारी थी, चाहे वो भगत सिंह की बात करें, चाहे राजगुरु, चाहे सुखदेव, चाहे चंद्रशेखर, चाहे महात्मा गांधी, चाहे सुभाष चंद्र बोस। तो एक व्यक्ति का योगदान नहीं है इसमें, कोई ऐसा नहीं था कि एक रात में हमने करा और सब कुछ हो गया। किसी भी चीज के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, तो सभी नेताओं ने अपना अपना योगदान दिया था, सभी के खून से कमाई हुई आजादी है जो आज हम आजादी को यूज करते हैं। ओके, 14वां चैप्टर है विभाजन को समझना। तो जब हम आजाद हुए सन 1947 में, भारत का विभाजन भी हुआ, भारत और पाकिस्तान नाम के दो राष्ट्र बने ब्रिटिश भारत का विभाजन होने के बाद में, द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर किस तरीके से और कितनी मार काट हुई, किस तरीके से आपको एक इमोशनली अटैचमेंट देखने को मिलेगी इस चैप्टर में, कि हिंदुओं को किस तरीके से मारा गया था पाकिस्तान में, और पाकिस्तान जो मुसलमान थे उनको भारत में किस तरीके से मारा गया था। एक कहानी दी गई है इसके अंतर्गत, एक लड़का होता है, वो यहाँ फंस जाता है गलती से मुसलमान, तो उसको एक हिंदू मदद कर रहे होते हैं, कुछ हिंदू आते हैं, जाके वहां पे तलवार मार के देखते हैं कि जिंदा है कि नहीं जिंदा, वो अपनी चीख है ना अपने अंदर दबा के बैठ जाता है सारी, कि हाँ शायद अगर ये छोड़ दे तो मैं जिंदा बच जाऊंगा। तो उसकी बंदूक मार मार के देखते हैं पेट पर वो चीखता नहीं है, एंड में बच जाता है, उसकी हेल्प एक दादी माँ करती है। तो इसके अंतर्गत यही समझेंगे हम, धर्म को लेकर प्यार किस प्रकार देखने को मिला था लोगों में, हमारे को एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे भी थे कि एक दूसरे मार काट कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम हो रही थी। और लास्ट चैप्टर आपको पता लग गया संविधान का निर्माण, कि भारत में संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, संविधान सभा में कौन कौन से सदस्य थे, उनकी भूमिका क्या थी, झंडा समिति क्या थी, प्रारूप समिति क्या थी, संविधान सभा के अंतर्गत कौन से सदस्य थे, किसने अपनी क्या भूमिका निभाई, सारी चीजें हमारे को जानने को मिलेंगी। तो तीसरी जो बुक है वो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये है आपका हिस्ट्री से रिलेटेड जो सिलेबस है, हिस्ट्री के अंतर्गत हम इन तीनों बुकों को पढ़ेंगे। ओके, पहली प्राचीन इतिहास, दूसरी मध्यकालीन इतिहास, तीसरी आधुनिक इतिहास, और तीनों में अलग अलग चीजें जानने को मिलेंगी आपको, जिसमें कि पहले में प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे हम, एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरे मेडिवल, और तीसरे में आधुनिक इतिहास जो मॉडर्न हिस्ट्री है। ओके, तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब बेशक मत करो, लेकिन वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैलाओ ताकि स्टूडेंटों को हेल्प मिल सके। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।